हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस, बेसिकली रिलेटेड टू फिजिक्स के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, रिलेटेड टू पेपर्स जो कि अभी तक आए हैं इन पेपर ऑफ 2018, 15 एंड 13। ओके, तो 3 सालों के अंदर जो फिजिक्स के पेपर आए हम आज उन्हें देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे और किस किस पार्ट से वो क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे। ठीक है, एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस CFL एंड LED लैम्प। ठीक है, पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है और क्या सिलेबस में ऐसा कुछ है इनसे रिलेटेड। नहीं, ऐसा कुछ सिलेबस में मेंशन नहीं है CFL और LED वाली चीज़ें। ठीक है, बट ये क्वेश्चन उठाए कहाँ से गए हैं, जो उस समय पे एक उज्ज्वला अभियान बहुत ज़्यादा चल रहा था प्रधानमंत्री का, जिसमें कि LED लैंप्स की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात चल रही थी। तो करंट के अंदर डेली बेसिस पे CFL और LED लैंप्स को कंपेयर किया जाता था। ठीक है, तो वहीं से एक क्वेश्चन को उठाया गया है, बट इन जनरल इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो यही फिजिक्स का लगता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या होते हैं CFL लैंप्स और LED लैंप्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, टू प्रोड्यूस LED लैंप CFL यूजेस मर्करी वेपर एंड फॉस्फोरस वाइल LED लैंप यूजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो और सेकंड है एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अ CFL इज मच लॉन्गर देन एन LED लैंप। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू LED लैम्प। ठीक है, अब आप एक काम करो, साथ साथ में सॉल्व करने की ट्राई करते रहो कि आपको क्या लगता है कि इनमें से क्या आंसर होता, आपको क्या लगता है कि आप इनमें से क्या आंसर मार्क करते। अगर आप एग्जाम में सीधा आपको नहीं आइडिया है कुछ भी इसका, तो आप इनमें से क्या ऑप्शन मार्क करते हो, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3, कौन सा आपको ज़्यादा सही लगता। देखिए, अब एक चीज़ तो हम बात कर लेते हैं कि इन जनरल हम आज के टाइम पे अपनी रूटीन लाइफ में भी देख रहे हैं कि CFL छोड़ के हम LED बल्ब जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट। और उसका रीज़न क्या है कि वो एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा है। पर सिर्फ ये पता होने से हमें 3 ऑप्शंस में से हम एक को एलिमिनेट कर सकते हैं पर बाकियों को नहीं कर सकते, राइट। तो यानी कि हमें बाकियों की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इनका देखते हैं कि करके कि बेसिकली क्या चीज़ इसमें सही है और क्या चीज़ इसमें गलत है। एक बार अच्छे से CFL और LED लैंप्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि बेसिकली CFL होता क्या है। CFL इज कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, यानी कि कुछ कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स हैं, ये बने होते हैं मरकरी वेपर से। मरकरी वेपर से ये बने होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज को। यानी कि ये कुछ मरकरी वेपर्स हैं जो कि आयनाइज होके अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण कि जब वो फॉस्फोरस की कोटिंग से कोलाइड करते हैं तो एक विजिबल लाइट बाहर की तरफ एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये दिखते किस तरीके के CFL लैंप्स जो आपने अभी तक देखे होंगे, ये हैं CFL बल्ब जो आपके घर पे भी बहुत बार यूज होते होंगे, पहले अभी ज़्यादा ये वाले यूज होते हैं LED। ठीक है, और LEDs क्या होते हैं, LEDs बेसिकली बने होते हैं लाइट एमिटिंग डायोड से। डायोड और बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं, मतलब इनका सिंबल अगर हम बात करें, जो कि एक ही डायरेक्शन में करंट पास करने के लिए बनाए जाते हैं। तो जब इस तरीके के डायोड के अंदर एक फॉरवर्ड करंट को हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक चार्ज करियर ऐसा रिकॉम्बिनेशन इनका बना देता है सारे करंट्स का, जिसके कारण कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे जो नॉर्मल जो बहुत पुराने वाले बल्ब्स होते थे, राइट, अगर हम बल्ब्स की बात करें, ये इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो हम जनरली समझते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, वो इस फिलामेंट को जो कि टंगस्टन से बनी होती है, उस फिलामेंट को हीट अप करके लाइट और एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये लाइट एमिटिंग डायोड के अंदर एक डायोड है जिसके ऊपर की अगर आप फॉरवर्ड करंट अप्लाई करोगे अक्रॉस द डायोड तो एक चार्ज करियर का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी कि जो ये पूरा चार्ज लेके जा रहे हैं ये करंट, उसके अंदर वो वापस कंबाइन हो जाएंगे, जिसके कारण कि ये कैरियर जो है एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, हीट और लाइट जिससे कि प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नथिंग एल्स, ये चार्ज है और करंट है जो कि आपस में करंट के कारण जो चार्ज रिलीज हो रहा है वो ही यहाँ पे आ रहा है। और अब हम इन जनरल इन तीनों को बाकी चीज़ों के लिए कंपेयर करते हैं। ठीक है, अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि जो हमने ये पता है कि इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स टंगस्टन की फिलामेंट से बने होते हैं।
ये फ्लोरोसेंट लैंप्स जो हैं ये मरकरी वेपर से बने होते हैं, जो कि बाहर जाके टकराते हैं किससे, एक फॉस्फोरस की कोटिंग से, जिससे कि लाइट प्रोड्यूस होती है, और ये डायोड से बने होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो हो गई सही, CFL मरकरी वेपर और फॉस्फोरस यूज करते हैं, जबकि LED लैंप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं लाइफ स्पैन को लेके। अब मैं वैसे बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले देख लेते हैं ताकि हम आगे एक बार कर लेते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL शॉर्ट होती है, CFL शॉर्टर होती है LED से। ठीक है, LED की लाइफ मच लॉन्गर होती है। तो फर्स्ट और 3 करेक्ट है, आंसर आ जाएगा C, 1 एंड 3 ओनली। अब लाइफ स्पैन के बारे में देखते हैं किसकी कितनी लैंप की लाइफ होती है। अगर हम एक बार एवरेज लाइफ स्पैन को कंसीडर करें तो LEDs की अराउंड 50,000 आवर्स होती है, 8,000 आवर्स, और यहाँ पे 1200 आवर्स का इनका लाइफ टाइम रहता है। मतलब अगर आप इनको कंपेयर करें तो अगर इसकी x है तो इसकी 7.5x और इसकी 40 टाइम्स। ठीक है, उसके 40 टाइम्स इसकी लाइफ रहती है। ठीक है, पावर की अगर हम बात करें यहाँ पे लीस्ट पावर यूज होती है, यानी कि अगर ये x है ये उसका डबल, ये उसका 9 टाइम्स। ठीक है, तीनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑलराइट, ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो जो बल्ब्स हैं, आपने भी देखे होंगे पुराने समय के जो बल्ब्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते थे, राइट। वहीं CFLs की बात करें तो वो काफ़ी कम लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, और LEDs जो हैं वो बेटर देन CFL बट स्टिल लेस देन नॉर्मल लाइट बल्ब्स जो बहुत पहले से यूज़ होते थे इनकैंडेसेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें, मरकरी की रिलीज वो सिर्फ CFL के अंदर होती है, इसी के कारण CFL का यूसेज अब बंद करके हम LEDs की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इससे है बट कम, इससे उससे 2 टाइम्स, इसमें उससे 10 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में ही इसको मेंशन भी किया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि आपके घर में बल्ब्स लगे हुए हैं तो वो एमिट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, बट पावर जनरेशन, यानी कि जब वो पावर जनरेट कर रहे हैं तो उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि लो एनर्जी कंजप्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम वो रिलीज वो करेंगे, मतलब ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। नेक्स्ट इज अगर टर्निंग ऑन की बात करें तो CFL लैंप जो होगा वो एकदम से नहीं जलता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है वार्म अप होने के लिए और UV रेस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज हीट आउटपुट, यहाँ पे बहुत कम है हीट आउटपुट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और उसके अलावा हीट सेंसिटिव, ये बिल्कुल हीट सेंसिटिव नहीं है, ये दोनों हीट सेंसिटिव हैं, और मॉइस्चर सेंसिटिव भी LED लैंप्स नहीं, LED बल्ब्स नहीं है, ये दोनों हैं। और वहीं ड्यूरेबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, जबकि हमारे अगर CFL और दूसरे बल्ब्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये LED बल्ब्स नॉर्मली अगर आप बम्पिंग कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा जारिंग हो रही है उसके अंदर भी ये खुद को सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी आर नाउ प्रेफरिंग LEDs। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑफ CFL एंड LEDs। ठीक है, इनके ऊपर आगे कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी चीज़ के ऊपर, यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट। ठीक है, अब CFL और LED वैसे करने बहुत ज़रूरी रहते हैं क्योंकि डेली लाइफ में हम इनको यूज़ करते हैं, बट लास्ट एग्जाम के अंदर बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन दोनों के ऊपर पूछा गया था, तो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम के अंदर उसी सेम चीज़ के ऊपर उठा के डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जाए उसके ऊपर, राइट। बट स्टिल यू मस्ट हैव नॉलेज फॉर CFL वर्सेस LED क्या होता है और किस तरीके से दोनों काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब एक बॉल फ्लोर के ऊपर ड्रॉप करती है तो वो बाउंस करके वापस जाती है, ये कौन से लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब तीनों लॉ ऑफ मोशंस को अगर आप देखें तो आपको पता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। तो यानी कि एक एक्शन अगर आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप बॉल को नीचे जंप कर रहे हो तो वापस जो वो फ्लोर से रिएक्ट होके उसी के ऊपर इक्वल फोर्स से वो वापस आएगी, दिस इज व्हाट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज की जाती है वो किसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, इनमें से कौन से प्रिंसिपल की, आर्किमेड्स, टोरिसेली, बर्नौलीज थ्योरम या फिर पास्कल्स लॉ। ठीक है, अगर हम एग्जाम पेपर की बात करें जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से उसमें सिर्फ आर्किमेड्स प्रिंसिपल मेंशन्ड है अलग से, और इन जनरल ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आते हैं जो कि सिलेबस में नहीं मेंशन्ड, राइट। तो हमने
हमने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है इस पूरे टॉपिक को, बट क्योंकि ये इस पे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो व्हाट वी कैन डू फॉर बीइंग ऑन सेफ साइड इज जस्ट नो ऑल द लॉज जो जो अप्लाई होते हैं, मोस्टली जो कि मेजर लॉज फिजिक्स के अंदर लगते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रूटीन लाइफ की अप्लायंसेस के ऊपर, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप एक साइड से किसी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हो तो वो वाला प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे एरिया के अंदर, ठीक है, सारे एरिया के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है पास्कल्स लॉ, जस्ट अ मिनट, ओके। सो पास्कल हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं वो क्या करते हैं, पहले हम ये समझते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है। हाइड्रोलिक ब्रेक एक ब्रेकिंग अरेंजमेंट है जिसमें कि आप एक ब्रेक फ्लूइड यूज करते हो, और वो फ्लूइड किससे बना होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल से, ठीक है। ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है इससे बना हुआ ब्रेक फ्लूइड जो है वो यूज होता है, सबसे पहली बात। नेक्स्ट इज ये करता क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक में मैकेनिज्म क्या होता है कि आप एक कंट्रोलिंग यूनिट है आपके पास जहां से आप प्रेशर को ट्रांसफर करते हो, ठीक है, वहां से वो प्रेशर ट्रांसफर होके पूरे एक्चुअल ब्रेक मैकेनिज्म में जाता है, जहां पे कि वो सारे व्हील्स के अंदर एट और नियर द व्हील ऑफ द व्हील के पास पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। आपने थोड़ा प्रेशर आगे से अप्लाई किया और वो पीछे जाके पूरे एरिया के अंदर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है? इट इज द प्रिंसिपल इन फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि ब्लेस पास्कल ने दिया था, जिनके नाम पे कि प्रेशर की यूनिट पास्कल रखी गई है, ठीक है। दैट स्टेट्स प्रेशर की ऐसा यूनिट, राइट, दैट स्टेट्स दैट प्रेशर चेंजेस एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एक छोटे से एरिया के अंदर जो कन्फाइंड है, पहली बात तो ये, और वो इनकम्प्रेसिबल है कि ऐसा नहीं कि वो खुद के अंदर भी उसके अंदर कंप्रेशंस अवेलेबल हैं जो कि खुद के अंदर ही कंप्रेस होके वहीं की वहीं अवेलेबल रह जाएगा, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल है वो, अपने अंदर उसके कोई स्पेसेस नहीं है ज़्यादा, तो वो पूरा का पूरा प्रेशर जो है इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड, जिसके कारण कि कुछ चेंजेस सारे के सारी जगह पे सेम तरीके के चेंजेस जो हैं वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन एक और हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये गाड़ियों को ऊपर उठाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, राइट, वो भी यही सेम यूज़ किया जाता है। आपने यहाँ से प्रेशर को अप्लाई किया और वो इक्वली इस पूरे एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये पूरी की पूरी कार जो है वो अपलिफ्ट हो गई, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द पास्कल्स लॉ। क्या कहता है कि एक साइड से अप्लाई किया हुआ छोटा प्रेशर भी वो पूरा का पूरे एरिया के अंदर डेवलप हो जाएगा और पूरे के पूरे एरिया के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, कहने का मतलब क्या है कि एक मीडियम के अंदर है हमारी साउंड, मीडियम क्या है? एयर, तो वो वेलोसिटी उसके अंदर किस पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है साउंड चैप्टर से। साउंड के कंसेप्ट और एप्लीकेशंस जो हैं वहाँ पे वेलोसिटी के साथ हम यहाँ पे फैक्टर्स पढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड के लिए कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं, राइट। सो दीज आर 4 फैक्टर्स के ऊपर हमने ये चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और वहीं प्रेशर की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये वही है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है, वही स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो ह्यूमिड एयर जो है वो लाइटर होती है बट उसके अंदर वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा होने के कारण वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा ह्यूमिडिटी के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी के साथ इंक्रीज होगी, टेम्परेचर के साथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास डेंसिटी था, टेम्परेचर था, प्रेशर था ऑप्शन में, तो प्रेशर ऑफ द एयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रेशर ऑफ द एयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्या होता है जब लाइट ट्रेवल करती है एयर से ग्लास में। नाउ दिस इज द क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम विच चैप्टर? लाइट, है ना। लाइट के रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है ये, राइट। रिफ्रैक्शन के अंदर अगर आप देखोगे एयर इज व्हाट? एयर इज अ लाइटर मीडियम एंड ग्लास इज व्हाट? अ डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट
लाइटर से, यानी कि जो एक मीडियम जो कि कम हैवी है वहाँ से हैवियर मीडियम की तरफ जाएगा तो उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, राइट। ये हमने बात की है पहले भी, है ना, कि जो स्पीड है लाइट की वो यहाँ से यहाँ पे जाते हुए स्लो हो जाती है, जिसके कारण कि ये स्लो स्पीड होने के कारण जो लाइट है इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि उसकी स्पीड अब कम हो गई है। तो आप जब ब्लैक करते हो आप क्या कोशिश करते हो कि हाँ मुझे कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ मीडियम ट्रेवल्स फ्रॉम लाइटर टू अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये अगर आप ये डायग्राम्स देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे समझ में आ सकता है। ये डेंस है, ये रेयर है, यहाँ से यहाँ जाएगी तो आप ये देख रहे हैं कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये जो लाइट है वो दूसरी तरफ बेंड हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंस से रेयर, और रेयरर से जब डेंस की तरफ जा रही है तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रोसीजर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना जहाँ पे कि जो आपका रिफ्रैक्शन है वहाँ पे वो टोटल बैकवर्ड साइड हो जाता है। और ये होता कब है, जब आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं, है ना। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब आप जाते हैं, नहीं उल्टा होता है, डेंसर से रेयरर। एक मिनट जस्ट, ओके। जब आप रेयरर से डेंसर जाते हैं तब तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने लगती है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉर्मल के साथ बहुत ही कम लाइन तक बहुत ही कम एंगल बना सकती है, ठीक है। बट वहीं व्हेन यू गो ऑपोजिट, व्हेन यू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो क्या होता है, ये जो लाइट है वो धीरे धीरे क्या करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करने लगती है, ठीक है। तो अब एक पॉइंट ऐसा आएगा वो अवे करते करते वहीं तक पहुंच जाएगी जहाँ पे वो मटेरियल है, और एक पॉइंट पे ये जो लाइट है वो वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड दिस मेथड इज यूज्ड इन द मेथड ऑफ एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के अंदर यही वाला मेथड यूज करके आप एक इंस्ट्रूमेंट से बॉडी के अंदर तक देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, एक यहाँ से एक लाइट सोर्स है वो अंदर जा रहा है और यहाँ से आपको वापस ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो वायर्स हैं, ये जो आसपास की सारी वायर्स हैं वो उसी मटेरियल के ऊपर बेस्ड करके उसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले मेथड को यूज करके ये पूरा एंडोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं अंदर पेशेंट की बॉडी के, ठीक है। सो दिस इज एंडोस्कोपी, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हम 3D ग्लासेस जब पहनते हैं, 3D पिक्चर्स जो देखते हैं उसके लिए हमें कौन से टाइप ऑफ ग्लासेस चाहिए होते हैं, ठीक है। सो दैट ग्लासेस दैट आर रिक्वायर्ड दे आर पोलरॉइड ग्लासेस। पोलरॉइड ग्लासेस के अंदर फिनोमिना कौन सा होता है, पोलराइजेशन का, ठीक है। पोलराइजेशन का फिनोमिना इनके अंदर होता है। पोलराइजेशन बेसिकली क्या होती है, एक लाइट जब भी ट्रेवल कर रही है तो वो हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है 90 डिग्रीज के ऊपर, ठीक है। अब 90 डिग्रीज के ऊपर उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं हर टाइम पे, सही है। तो अब जब ये किसी आप इसको लेयर से, पोलरॉइड लेयर से, यानी कि कोई एक लेयर है जो पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड लेयर मतलब जहाँ पे कि आपने सारे पॉइंट्स ब्लैकआउट कर रखे हैं, सिर्फ कुछ एरियाज ही हैं जहाँ से आपने लाइट को ट्रांसफर करने के लिए एरियाज छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब जब आप ऐसे एरियाज से उसे ट्रांसफर करते हैं तो वो सिर्फ उसी एरिया के अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को उसी डायरेक्शन में सिर्फ देख सकता है, ठीक है। सो पोलरॉइड ग्लासेस के अंदर भी यही सेम चीज होती है। पोलरॉइड ग्लासेस कुछ इस तरीके के होते हैं, इसके अंदर अलग अलग डायरेक्शन में जिसमें आपको चाहिए हो देखने के लिए उस इमेज को, तो वहां पे इस डायरेक्शन में आपको पोलराइज कर दिया जाता है, जिसके कारण कि जब इमेज आपके ऊपर आके पड़ती है तो आपकी वो जो लाइट रे थी जो डायरेक्टली पड़ रही थी वो उसके अंदर पोलराइज होके आप तक पहुंचती है, ठीक है। नथिंग मच, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का कंसेप्ट लगता है यहाँ पे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का कंसेप्ट ही पोलरॉइड ग्लासेस में यूज होता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है, डायरेक्टली जब आप इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनसे जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसको आप किसी एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। यानी कि ये एक लाइट सोर्स जा रही है जो कि हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब आप जब इसे पोलरॉइड एक लेयर से पास कराते हो तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप उसे पास करवाना चाहते हो, ऑलराइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है।
अगर हम ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करें तो ये वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हमने एंडोस्कोपी के अंदर भी देखा। एंडोस्कोपी में बेसिकली क्या था, यही ऑप्टिकल फाइबर्स ही जो हैं वो यूज करके ही हम बॉडी के अंदर देख पाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर भी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करती है। वो कैसे, यहाँ पे आप दो लेयर्स लेते हैं, यहाँ पे आप दो लेयर्स लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, इस तरीके से कि जो बाहर वाली लेयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो, यानी कि वो क्या है, रेयरर मीडियम, ठीक है, और अंदर वाला क्या है, ये डेंसर मीडियम है इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी दो जो लेयर्स हैं अंदर वाली, तो वो क्या करेंगी, जैसे ही ये मतलब आप इसको जब इस एंगल पे रखेंगे, जो रेज है जो हम लाइट को ट्रांसफर कर रहे हैं इसके अंदर से, जब भी इसके अंदर से, तो अब अगर आप ऐसे करें लाइट को ट्रांसफर, जो भी आप इसके अंदर से वेव्स को भेजना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप उन्हें इस तरीके से ट्रांसफर करें कि उसका जो क्रिटिकल एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर, दिस इज हमारा डेंसर मीडियम और दिस इज रेयरर मीडियम, राइट। तो जिस एंगल के ऊपर ये कन्वर्ट करके ये 90 डिग्री हो जाता है लाइट रे आने वाली, मतलब ये यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इससे ऊपर जब भी आपकी यानी कि लाइट जब भी जाएगी तो वो इससे ऊपर मतलब वापस ही रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि अब अगर आप लाइट को इतने एंगल पे इसके अंदर से भेज सकते हैं कि वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो वो आपका ये एक इसी के अंदर ही रिफ्लेक्ट होके चलता रहेगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरेज के ऊपर। एक्सरेज जो है इनमें से कौन सा फिनोमिना शो नहीं करते हैं, ठीक है। सो उसका आंसर है हमारे पास दिस, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये आंसर क्यों है, पहली चीज तो ये एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली, और विजिबल लाइट जिसकी हम बात करते हैं, राइट। तो वो जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो पूरी की पूरी सारी वेव्स जो हैं वो सारे फिनोमिना शो करेंगी ऑलमोस्ट, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, सारे फिनोमिनास, ठीक है। बट इट वोंट शो दिस डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट एक्सरेज, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ब्लॉक ऑफ वेट 1 न्यूटन, एक 1 न्यूटन का ब्लॉक है जो कि एक्सिलरेट कर रहा है ऑन द एक्सिलरेट कर रहा है बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना होगा आपको ये बताना है। वेट आपको दिया गया और एक्सिलरेशन दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको फोर्स बतानी है, तो इसके लिए आपको दो बहुत ही सिंपल से जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज करने हैं। वन इज वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी होता है, और फोर्स के लिए लगते हैं वो फॉर्मूला m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को, सेम फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहली चीज तो ये वेट इज इक्वल्स टू mg, है ना। तो यहाँ पे जी इज व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमने एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो यहाँ पे 9.8 इंटू एम और वेट है 1 न्यूटन, राइट। तो अगर ये 1 न्यूटन वेट है, 1 इज इक्वल्स टू एम इंटू, तो ये मास क्या हो गया 1/9.8 मास ये हो गया, ठीक है। अब यानी कि इस मास को अगर आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास मास भी किस में आया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और ये न्यूटन था, तो मास भी हमारे पास यहाँ पे केजी में ही आया है, ठीक है। तो वही हमने न्यूटन के अंदर अगर हम देखें तो यही आ जाएगा हमारे पास आंसर 1/9.8 न्यूटन, ऑल राइट। नेक्स्ट चलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज 1, मास इज 1/9.8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/9.8 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, एक वायर की रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है, ठीक है। उसका आंसर है पहले अगर एक बार हम रेजिस्टेंस जो है वो देख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल जो है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वन इज उस मटेरियल का नेचर क्या है, लेंथ कितनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक है। तो उसमें ये जो रो है दिस इज यूज्ड फॉर नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि रेजिस्टिविटी जिसको हम कहते हैं, इट इज बेसिकली अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि सेम
तरीके के मटेरियल के लिए ऑल ओवर सेम रहता है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो मेटल्स और एलॉयज की लो रेजिस्टिविटी होती है इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ टू 10⁻⁶, ठीक है। और वहीं अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इनकी रेजिस्टिविटी जो है हाई होती है काफ़ी, 10⁻12 से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ से क्या पता चलता है, जो रो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, कितनी आप उसकी लेंथ लेते हो, क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हो, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप मटेरियल चेंज करते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो जाएगी और किसी पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। तो इनमें से कौन से ऑर्डर के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज करेगी एक मीडिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो साउंड है ना, साउंड की हमने बात की थी, बात कर रहे हैं एक बार। साउंड होती है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। मैकेनिकल वेव्स यानी कि वो सिर्फ मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मींस उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हमेशा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ जो हमारा नॉर्मल मोशन है वो पैरेलल रहता है हमेशा, ठीक है, जो हमारा रे है उसके, ठीक है। तो उनके जो मोशन है वो ऐसे ट्रेवल करता है कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज़ हमें देखी थी हमने, याद रखनी भी चाहिए हमें, क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो हमेशा सॉलिड्स के अंदर सबसे हाईएस्ट होती है और लीस्ट होती है गैसेस के अंदर, राइट। सॉलिड्स के अंदर हाईएस्ट होती है और लीस्ट होती है गैसेस के अंदर, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो सॉलिड्स के अंदर हाईएस्ट है, मतलब एंड में एक सॉलिड होना चाहिए जो कि यहाँ पे है आयरन, और गैस सबसे कम होएगी तो एयर की सबसे कम हो गई। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एयर, वाटर एंड आयरन, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको इनका नहीं भी पता कि किसका कितना है, किसका कितना साउंड है किस मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे तो आपको इतना ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ये पता होना चाहिए गैस, लिक्विड और सॉलिड के अंदर किस उसके अंदर किस ऑर्डर के अंदर ये लाई करती हैं, ठीक है। तो वैसे अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी, अगर आपने स्पीड जो है वो देखनी है, आयरन की अगर हम बात करें तो उसकी 5950 पर मीटर पर सेकंड है, वाटर की अगर हम बात करें तो उसमें 1530 मीटर पर सेकंड है, और गैसेज में अगर हम एयर की बात करें तो वहाँ पे 346 मीटर पर सेकंड है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेस, ठीक है। सो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अ लाइट एंड हैवी बॉडी, जिन दोनों का की इक्वल मोमेंटम है तो उनमें से ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, ये हमें देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखने के लिए पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो है इन दोनों का फॉर्मूला, दैट इज कि मोमेंटम अगर है, मोमेंटम का फॉर्मूला इज mv, राइट, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ mv², राइट। तो हम एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दी हुई है किसी भी तरीके से, तो हम इस फॉर्मूला से जो है वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी विल बी p/m, ठीक है, p वेलोसिटी इज इक्वल्स टू p/m हो गया, राइट। तो अब हम अगर काइनेटिक एनर्जी निकालने तो हम ये डाल सकते हैं m इंटू p/m का स्क्वायर, p² और m² दोनों हो गया। अब दो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे मास कैंसिल हो गया, राइट, और जो हम यहाँ पे कह सकते हैं p²/2m आ गया, राइट। ये अब सेम के लिए, अब अगर हम दो बॉडीज देखनी है जिसमें से कि एक पार्टिकल है जिसकी की हो गई p²/2m1 और दूसरे की हो गई p²/2m2 सेकेंड की, है ना। तो हमने ये कहा है कि मोमेंटम दोनों का सेम है, ठीक है। तो अब मोमेंटम दोनों का सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जितना लाइट वेट होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, ठीक है। तो यानी कि विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी द लाइट बॉडी, जितना कम मास उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल द क्वेश्चंस जो कि अभी तक पूछे गए हैं इस पूरे सेक्शन के अंदर से। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन को ख़त्म। आप इस एक बार फिर से अगर रिवाइज करना चाहते हैं, कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो भी हमने किया, ठीक है, इन सब के अंदर या तो बेसिक चीज़ें जो कि सिलेबस में दी गई हैं उन्हीं का ही डीप डेरिवेशन था, ठीक है, या फिर अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर जो रूटीन में हम देखते हैं या तो हमारा करंट अफेयर्स से निकाला गई चीज़ें या फिर हमारी
जो रूटीन की यूज़ की चीज़ें, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, या डेली बेसिस पे हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, उसके ऊपर पूछी गई चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही आप करना है फिजिक्स के लिए, डायरेक्टली सिर्फ हमारा जो सिलेबस डिफाइंड है उसको करो, और उसके बाद जो आपने करना है दैट इज़ जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं इन जनरल, या फिर जो रूटीन के अप्लायंसेस के अंदर हमें जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उनको एक बार डिटेल में कर लो। ओके, थैंक यू गाइस।